नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आजमगढ़ रोडवेज स्थित एक होटल में आज मीडिया से वार्ता की। उन्होंने कहा कि रोडवेज के बेड़े में साल 2024 के अंत तक 5000 नई बसें शामिल हो जाएंगी और इससे आवागमन और भी सुचारू रूप से हो जाएगा। परिवहन मंत्री शुक्रवार की रात ही लगभग आजमगढ़ जिले में पहुंच गए थे। शनिवार की मुलाकात के दौरान उन्होंने मीडिया को यह जानकारी दी। दयाशंकर सिंह का कहना था कि जिन 5000 नई बसों को खरीदा जाना है उनमें 2000 बसों का टेंडर हो चुका है, जबकि 3000 बसों की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ डिपो में 2 बस डिपो चलती हैं, जिनमें आजमगढ़ डिपो और अंबेडकर डिपो शामिल है। ऐसे में यहाँ एक डिपो हाईवे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जगह की तलाश भी की जा रही है और बाकायदे जिलाधिकारी को पत्र भेजा जा चुका है। परिवहन मंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आजमगढ़ में नया आरटीओ भवन बन गया है, जिसमें कार्यालय शिफ्ट हो चुका है और यहां पर डीएल बनवाने वालों की ट्रेनिंग का सेंटर भी सक्रिय हो चुका है। सभी काम ऑनलाइन हो रहा है। अब बात करते हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर। दरअसल सुल्तानपुर में आभूषण की दुकान से हुई करोड़ों रुपए की लूट के मामले में शामिल एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा फेक बताते हुए जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाए जाने पर दयाशंकर सिंह का कहना था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जाति की राजनीति करते हैं, जबकि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। मंगेश यादव आभूषण की दुकान में घुसकर गोली चलाते हुए लूट कर रहा है। यह पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है, लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जहां जहां उपचुनाव होने हैं वह सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया ही सरकार चलाते हैं। उन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी के दिए गए बयानों की भी निंदा की। और मंगेश यादव भाई उसको 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 उस पर इनाम घोषित होता जा रहा है, वो समर्पण नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है, तो उसको आकर समर्पण करना चाहिए ना, पुलिस के सामने करना चाहिए, न्यायालय के सामने करना चाहिए। उसने नहीं किया तब तो मुठभेड़ हुआ। तो ये कहना और भी बहुत सारी जातियों के लोग मुठभेड़ में मारे गए, क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोले? एक यादव मर रहा है तो चिल्लाने लगे। तो ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद से ऊपर उठे, देश और प्रदेश के बारे में सोचें और कानून का राज स्थापित होने दें। वो जंगल राज न बनाए। उनके समय में जंगल राज था और लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। आज दुनिया से लोग भारत में, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। सर, एक और उनका विवादित बयान आया जो मठ और माफिया में अंतर नहीं, मठाधीश और संत, मतलब संत नाराज हैं उनके बयान से। तो अब आप स्वयं सोचिए कि संत और माफिया दोनों को एक कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पर कोई दिन और रात को एक कर दे तो इस पर आदमी क्या कर सकता है? कोई देखिए रात भी वही है जो दिन है, भाई रात में दिखता नहीं है, दिन में जो है सबको दिखता है। तो संत और अपराधी एक ही बता रहे। तो ये तो आप स्वयं आकलन करिए, प्रदेश की जनता आकलन करे, देश की जनता आकलन करे। हम लोग क्या तो घर जाते हैं और संतों को माफिया बता रहे हैं। जितने अपराधी थे आप देखिए, उनके पार्टी के कोई सांसद था, विधायक था, और अब अपराधियों के ही बल पर सरकार चलाते थे। तो सर, जैसे राहुल गांधी की जातिगत जनगणना, वो उसी पर अटके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, संसद में भी हमारे अनुराग ठाकुर जी ने राहुल जी के लिए कहा कि जिसको स्वयं जाति के पता नहीं, वो दूसरे की जाति जनगणना की बात करता है। पूरा देश ने देखा। आप हमसे क्यों पूछ रहे? जब राष्ट्रीय स्तर के नेता इस पर बयान दे चुके हैं तो हम लोग को नहीं बोलना है। तो सर, अमेरिका जाके वो फजीहत कराते हैं देश की, आरक्षण पर कहते हैं खत्म कर देंगे, और यहाँ लोकतंत्र नहीं है, नहीं तो वहाँ एक भाजपा की 240 क्या एक सीट भी नहीं आती। इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी जी को कौन रोका था इस देश में? कोई भी जो उनको अच्छा लगता था कि ये देश के लिए अच्छी चीज़ है तो उसको उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। भाई मोदी जी तो अभी 10 साल ही सरकार चलाए। उसके पहले सरकार किसने चलाया सबसे ज़्यादा? उन लोगों ने ही चलाया। कोई उनको रोका था? इस देश की समस्या तो उन लोगों ने ही पैदा किया।
यदि ये सब चीजें कर दिए होते तो आज मोदी जी को करने की जरूरत ही नहीं थी। सर, जो 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं, भारतीय जनता पार्टी 10 को 10 सीट जीतेगी। लेकिन लोकसभा का जो रिजल्ट आया, लोकसभा का रिजल्ट आप एक रिजल्ट की आप लेके चल रहे हैं, आप 14 से लगातार क्यों नहीं देख रहे हैं? 14 में कौन जीता? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता ही नहीं चला। 17 में वो मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बनी, इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को, जो पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, दोनों लोग मिल करके भी लड़े तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए 2019 में, इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 2022 में वो कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 सीट में पूरे विपक्ष पाएगा। प्रचंड बहुमत से जोगी जी फिर से सरकार में आए और 30 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई जोगी जी के नेतृत्व में, इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार गलती से लोगों को भ्रम में डाल करके उन्होंने कुछ सीटें ज्यादा प्राप्त कर ली, उनको खुद आकलन नहीं था और उनके प्रत्याशी भाग रहे थे चुनाव लड़ने से, वो खुद लड़ने में भाग रहे थे। आप देखिए कितने प्रत्याशी उनके बदले गए, लेकिन एक उन लोगों ने भ्रम फैलाई देश के अंदर कि संविधान बदल जाएगा, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह की झूठ बोल करके उन्होंने कुछ सफलता प्राप्त कर ली। तो गांव में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और बीजेपी मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में लगातार 4 चुनाव जीती, और ये एक बार झूठ बोल करके लोगों को भ्रम में डाल करके ये उन्होंने, आप बताइए, जब सपा और बसपा एक थी उस समय जो बसपा का वोट था वो सपा को नहीं मिला, सपा का वोट था वो बसपा को नहीं मिला। इस बार आप देखें कि बसपा का वोट भी कांग्रेस और सपा को मिला। ये केवल झूठ बोल करके आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे, तो ये झूठ बार बार नहीं चलती है। आप देखेंगे 10 की 10 सीटें जनता समझ चुकी है इनकी झूठ को, और इसलिए मोदी जी और जोगी जी के विकास पर कल स्वर्गीय बलवंत सिंह जी की पुण्यतिथि थी। हम सब के विद्यार्थी जीवन के साथी नरसिंह उनके पुत्र हैं, उनकी उसी में मैं कल आया था। फिर आजमगढ़ हमारी कमिश्नरी है, तो यहाँ लंबे समय तक काम भी किया हूँ पार्टी में, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करना था तो मैं रुक गया, कुछ विभागीय निरीक्षण भी करना है, तो इसलिए आज आजमगढ़ में हूँ। तो रोडवेज का सर्वेक्षण करना है, आरटीओ का कार्यालय शिफ्ट हुआ है क्या? आरटीओ कार्यालय बन रहा है, बहुत जल्द जो है यहाँ पर आरटीओ कार्यालय को उसमें शिफ्ट किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है, वो भी कंप्लीट हो गया है। उसमें भी अब जो है ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग होगी, अब मैनुअल नहीं रहेगा। अभी तक विभाग में मैनुअल टेस्टिंग होती थी, अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और 14 जगहों पर ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोगों ने बना दिया है, जिसमें आजमगढ़ भी है। अब वहाँ पर उसका ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन के बाद जो है अब मैनुअल नहीं होगा, वो कैमरे से जो है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और ऑटोमेटिक जो है पास और फेल जो है 8 प्रकार का टेस्ट होगा उसका, और कोई भी मैनुअल नहीं रहेगा, कोई किसी को पास नहीं कर सकता, कोई किसी को फेल नहीं कर सकता। वो 8 प्रकार का ऑटोमेटिक टेस्टिंग है, कंप्यूटर अपने आप जो है कैमरे के माध्यम से ऑब्जर्व करके उसको रिजल्ट निकालेगा। तो ये बहुत एक फेयर होगा और दक्ष लोग ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। तो आजमगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है, उसका ऑटोमेशन करके अब हम लोग उसको संचालित
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।